अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। आज हम बायोलॉजी एमडी कैट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 3 को आज स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 जो है हमारा, वो बच्चों क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाला जो चैप्टर है हमारा सेकेंड ईयर में बायोलॉजी का, उस पर मुश्तमिल है। और इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो शामिल नहीं होंगे। सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताए भी थे, आप लोगों ने उम्मीद है पढ़े भी होंगे और रीड भी किया होगा, उनको स्टडी भी किया होगा। हमने उन्हीं को याद डिटेल से पढ़ना शुरू करना है। कुछ वर्कशीट्स भी आप लोगों की डिस्कशन करने वाली बाकी हैं, जिनमें लिपिड्स की वर्कशीट है, प्रोटीन की वर्कशीट है, न्यूक्लिक एसिड्स की वर्कशीट है और एंजाइम्स की वर्कशीट है। और जो इनका कंबाइंड टेस्ट हुआ आपका कल B2 के नाम से, जिसमें आप लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का टेस्ट दिया था, वो भी आपका जो है वो डिस्कस होने वाला बाकी है। सो ये सारी चीज़ें जो डिस्कस होनी है, ये भी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर फ्री रख के सारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो एमसीक्यूज के हिसाब से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आज कोई टाइम बचा तो आज भी एक दो वर्कशीट जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उससे पहले आप लोग एक काम करें, सबसे पहले वर्कशीट्स कम से कम डाउनलोड कर लें, ताकि जब मैं डिस्कस करूं तो आपके सामने सेव हो। ये ना हो कि आप पूछें कि जी एमसीक्यूज कहाँ पे हैं, कहाँ से मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है वो वर्कशीट्स डाउनलोड कर लें। एंजाइम्स तक वर्कशीट्स जो है वो मैंने अपलोड कर दी हैं। वर्कशीट्स के एमसीक्यूज देने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि एमसीक्यूज किस टाइप के आ सकते हैं। सो उसी से घुमा फिरा के, उसी से आगे पीछे चेंज करके तरोड़ मरोड़ के एमसीक्यूज आने होते हैं। सो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे पहले वर्कशीट्स का मुझे बताएं। एंजाइम्स तक वर्कशीट्स जो है वो अपलोड की हैं मैंने, तो आप में से किस किस ने वो सॉल्व कर ली हैं, ताकि कुछ आइडिया हो जाए और फिर हम उनको बाद में डिस्कस भी करें। और फिर आप लोग ही मुझे एक दिन बता दें जिस दिन मैं सारी वर्कशीट्स को डिस्कस कर लूँ, क्योंकि एक दो पोस्टें भी मैंने देखी थी जिसमें आप लोगों ने प्रोटीन्स की वर्कशीट के बारे में क्वेश्चन किया हुआ था, तो वो भी मैंने डिस्कस करना है। तो साथ में जो है बाकी की वर्कशीट्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हैव यू डाउनलोडेड ऑल द वर्कशीट्स एंड सॉल्व देम और नॉट? हाँ जी, वेरी गुड, डाउनलोडेड सर, वेरी गुड, ठीक है जी। मैंने कर लिया, ठीक है। चलें जी, जिसने नहीं की उनको मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लें। जो वर्कशीट्स में एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो आप लोगों के लिए टेम्पलेट के तौर पे होते हैं, कि उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो आपके टेस्ट में भी आएंगे और एंट्री टेस्ट में भी आएंगे। ठीक है, जो यहाँ टेस्ट है उनमें भी और एंट्री टेस्ट वाले भी। ठीक है जी, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किए, नो सर भी आ रहे हैं कमेंट्स में। तो जिन्होंने, मैं तो कब की सॉल्व भी कर ली है, अपलोड अभी हुई है, तो सॉल्व कब कर लिया आपने? एंजाइम्स वाली अभी हुई है, ठीक है, तो वो भी डाउनलोड कर लें। वर्कशीट नंबर 7 और वर्कशीट नंबर 8 जो है वो लेट अपलोड हुई हैं, सॉल्व भी कर ली हैं। अच्छा, कहाँ तक सॉल्व कर ली? मेरा ख्याल है बच्चों ने प्रोटीन्स वाली जो वर्कशीट है वहां तक सॉल्व की है। एंजाइम्स तक किसने सॉल्व कर ली है? हाँ जी बच्चों, आप में से कौन से बच्चे हैं जिन्होंने एंजाइम्स वाली वर्कशीट भी सॉल्व कर ली है? वो बता दें, ताकि फिर मैं वहां तक जो है वो आपको डिस्कस करवा दूं। चलें, ठीक है जी बच्चों, आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे पास टाइम बचता है तो हम एक दो एमसीक्यूज जो है वो एक दो वर्कशीट्स डिस्कस कर लेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्रोमोसोम्स और डीएनए के इंट्रोडक्शन के बारे में होगा। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। मैंने लिपिड और प्रोटीन वाली की हुई है सॉल्व, बेटे एंजाइम्स तक अपलोड हो गई है। चलें, अभी अभी आप ये काम करें, अभी अभी फौरन से काम करें, जो है जो बाकी की दो वर्कशीट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स वाली और अल्लाह भला करे आपका एंजाइम वाली, वो अभी से मुझे जो है डाउनलोड करके बताएं, ताकि जो है ना मैं आपकी वो डिस्कस भी करवा सकूं। जल्दी करें बच्चे, फौरन से डाउनलोड कर लें। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो डाउनलोड कर लें। हरी अप स्टूडेंट्स, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, जल्दी से। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर हमने वो
डिस्कस भी करने हैं। डाउनलोड आपके पास पड़ी हुई होंगी, सामने एमसीक्यूज जो है वो आपको विजिबल होंगे, तो आप अच्छी तरह जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। हरी अप स्टूडेंट्स, चलें जी, ठीक है बच्चों, फिर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के पास पड़ी हुई हैं ये सारी क्या नाम है वर्कशीट्स, एंजाइम्स तक अपलोडेड हैं, ये आप लोग अपने पास रख लें, इंशाल्लाह हम जल्दी इनको जो है वो सॉल्व करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के स्ट्रक्चर को। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्या होते हैं, और इनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, और इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सारा कुछ जो है वो आज आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है। क्रोमोसोम्स का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको रीड करने के लिए दिया था। ये स्पीशीज टू स्पीशीज जो है ये फिक्स होता है, और इस क्रोमोसोम का बेसिक जो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो क्या है वो समझ लें। अगर आप इमेजिन करें ये एक इंडिविजुअल है, सपोज ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये आपको पता नहीं किस चीज का बना होता है, ये सेल्स का बना हुआ होता है, सेल्स का। या अगर कोई प्लांट है तो वो भी आपको पता ना, कोई प्लांट है वो भी सेल का बना होता है। ये दो आपके सामने एग्जांपल्स के तौर पे मैं रख रहा हूँ क्रोमोसोम समझाने के लिए। इसकी पूरी बॉडी आपको पता है बच्चों सेल से मिल के बनी हुई है, तो हम उसमें से एक सेल जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, ये एक सेल है। प्लांट की बॉडी में से भी हमने क्या किया, एक सेल बाहर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं। अब आपको क्रोमोसोम का मैं बैकग्राउंड नॉलेज देने के लिए तैयार हूं। हाँ जी, देखिए इसका एक सेल आपने बाहर निकाल लिया। अब इस एक सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, इसके सेल में भी आपको क्या मिलेगा बच्चों, न्यूक्लियस मिलेगा। सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको इंफॉर्मेशन पड़ी हुई मिलेगी, मालूमात पड़ी हुई मिलेंगी, जिसके मुताबिक ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डेवलप करता है, ये ग्रो करता है। वो जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है ना, वो इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद छोटे छोटे क्रोमोसोम्स की शक्ल में पड़ी हुई होती है। सो क्रोमोसोम्स सेल्स के अंदर होते हैं, सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और उन सेल से मिलकर फिर पूरी बॉडी बनती है। क्रोमोसोम स्पीशीज के हिसाब से फिक्स होते हैं, जिस तरह आपके चैप्टर नंबर 20 के पहले पेज पे सारी स्पीशीज लिखी हुई है जो एग्जाम्पल के तौर पर आपने याद करनी है। उसके अलावा चैप्टर 4 के अंदर भी कुछ ऐसी स्पीशीज थी जिनमें क्रोमोसोम की तादाद आपने याद करनी थी। ओके, तो ये तो हो गया क्रोमोसोम्स का इंट्रोडक्शन के जनाब क्रोमोसोम्स कहाँ पर होते हैं और इनके अंदर क्या है। इनके अंदर खुफिया इंफॉर्मेशन, खुफिया मालूमात रखी हुई होती हैं, जिनकी बेस पर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, ग्रो करता है और अपने सारे काम पूरे करता है। अब क्रोमोसोम जो होते हैं ना बच्चों, क्रोमोसोम ये सिर्फ नजर आते हैं विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग फेज में नजर आते हैं। और जब ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए गए थे, अलेक्जेंडर फिलेमिंग ने इनको जो है वो डिस्कवर किया था, वाल्टर फिलेमिंग ने, तो उसने भी डिवाइडिंग सेल्स के अंदर ही इनको देखा था। लार्वा था उसके पास सैलेमेंडर का, उसके अंदर सेल तेजी से डिवाइड कर रहे थे और उनके अंदर फिलेमिंग को क्रोमोसोम नजर आए। अब क्रोमोसोम न्यूक्लियस में है, ये नजर उस वक्त आते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। अरे जब ये सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तब क्रोमोसोम क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि तब क्रोमोसोम बहुत बारीक शक्ल में होते हैं, बहुत बारीक शक्ल में होते हैं। इस शक्ल को हम क्रोमैटिन कहते हैं, बहुत बारीक शक्ल में होते हैं। ये बारीक बारीक से धागे क्रोमैटिन है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में। और जब सेल डिवाइड करता है तो ये प्रॉपर कंडेंसेशन के प्रोसेस के तहत मोटे और सुकड़ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। अभी जो मोटे बन चुके हैं क्रोमोसोम, इनको हम प्रॉपर क्रोमोसोम्स का नाम देंगे। तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स में क्या फर्क है? सिर्फ उनके साइज का फर्क है।
जिस वक्त सेल डिवाइड नहीं हो रहा था बच्चों, उस टाइम धागे थे पतले पतले पतले, और जिस टाइम सेल डिवाइड हो रहा होता है, न्यूक्लियस टूट जाता है, तो ये क्रोमैटिन कंडेंस होता है, मोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर ये क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये तो हो गए क्रोमोसोम, इनका नंबर स्पीशीज वाइज फिक्स है। अब क्रोमोसोम्स की आर्म्स देखते हैं। इसकी दो आर्म्स होती हैं। इसकी दो आर्म्स बनाने के लिए इनके दरमियान में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये क्या होता है? इसको हम सेंट्रोमेयर भी कहते हैं। इसका फंक्शन आप लोगों को याद होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना डीप जो है वो समझाता हूँ। ये कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों है? कॉन्स्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि एक क्रोमोसोम आ रहा है, इस जगह से आके ना क्रोमोसोम कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा सा अंदर की जानिब कंस्ट्रिक्ट होता है, इसलिए इस रीजन को हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये वो रीजन है जहां से क्रोमोसोम बेंड हो जाता है, ठीक है, बेंड हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन है, और इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके अंदर स्पेशल प्रोटीन होती है जिसका नाम काइनेटोकोर प्रोटीन है। काइनेटोकोर प्रोटीन है। ये वो इलाका होता है बच्चों, ये वो इलाका होता है। इसके फंक्शंस मैं लिख रहा हूं। दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं सेंट्रोमेयर के। नंबर 1, एक तो ये दोनों क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ता है। अभी ये एक क्रोमैटिड है, जब इसका एक और क्रोमैटिड बनेगा यहाँ पे रेप्लिकेशन के वक्त, तो दो क्रोमैटिड्स को इस रीजन से आपस में जोड़ा जाएगा। तो पहला काम इसका जो सेंट्रोमेयर है ये क्रोमैटिड्स को जोड़ता है। दूसरा फंक्शन ये है कि ये यहाँ पे अटैच करता है स्पिंडल फाइबर्स को। दो फंक्शन इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्या करता है, क्रोमैटिड्स को जोड़ता है, और एक ये स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करता है। ठीक है, अब आप लोग जो है ना ध्यान से समझें कि क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। क्रोमैटिड्स समझाने से पहले मैं आपके सामने एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्रोमोसोम है, दिस इज द क्रोमोसोम बच्चों, ये क्रोमोसोम है। इसमें होती है रेप्लिकेशन। एस फेज जब होता है ना, आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल में, रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन के बाद ये अपने ही जैसा एक मुकम्मल क्रोमोसोम तैयार कर लेता है, अपने ही जैसा एक क्रोमोसोम तैयार कर लेता है, अपने ही जैसा एक पूरा क्रोमोसोम तैयार कर लेता है, जिसको दरमियान में सेंट्रोमेयर के इलाके पे जोड़ दिया जाता है। अब ये दो क्रोमोसोम्स जो एक जैसे हैं, इनको क्रोमैटिड्स कहते हैं, और ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं। एग्जैक्ट रेप्लिका का मतलब ये है कि ये जो क्रोमोसोम है ना पूरा, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। फर्क क्या आ रहा है? बिफोर एंड आफ्टर। फर्क नोट करें, बड़े अलग से अंदाज में आपको समझा रहा हूं। बिफोर एंड आफ्टर, ये रेप्लिकेशन से पहले है क्रोमोसोम की शक्ल, और ये रेप्लिकेशन के बाद वाले क्रोमोसोम की शक्ल है। तो हम कहेंगे बच्चों, दिस क्रोमोसोम इज अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। दिस क्रोमोसोम इज अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। और ये क्या है जी? ये अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। सो क्रोमोसोम ये भी है, क्रोमोसोम ये भी है। और याद रखें, जो अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है उसका एक ही क्रोमैटिड होता है, ये एक ही क्रोमैटिड है। जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होते हैं उसके दो क्रोमैटिड्स होते हैं, और दूसरा क्रोमैटिड एग्जैक्ट पहले क्रोमैटिड का रेप्लिका होता है। अब ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही दोबारा से क्यों बन जाती है, उसके साथ क्यों लग जाती है? ताकि जब सेल डिवाइड करे ना बच्चों, देखें ये एक सेल है, इस सेल से दो सेल बनने हैं माइटोसिस के बाद, तो इक्वल इंफॉर्मेशन, ये देखें ये इसकी इंफॉर्मेशन थी, इसने एग्जैक्ट अपना रेप्लिका बनाया। अब आधा
इधर आ जाएगा और आधा इधर आ जाएगा, फिर से अनरेप्लिकेशन हो जाएगी। यानी रेप्लिकेशन अनरेप्लिकेशन रेप्लिकेशन अनरेप्लिकेशन जो है ये चलती रहती है। अब यहां पे कुछ एमसीक्यू नोट करें, एमसीक्यू नोट करें। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ कितने क्रोमैटिड्स? रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के कितने क्रोमैटिड्स हैं? 1 2 3 4। इस क्रोमोसोम को सॉल्व करें। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के कितने क्रोमैटिड्स होते हैं? जल्दी से इसको सॉल्व कर लें, फिर आपको जो है मैं आगे लेके चलता हूं। वेरी गुड। 2 क्रोमैटिड्स होंगे बच्चों, शाबाश। 2 क्रोमैटिड है, ये आपके सामने रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम बना हुआ है, और ये क्या है जी? ये अनरेप्लिकेटेड। अगर मैं यहां पे देखूं अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के कितने क्रोमैटिड होंगे, तो फिर आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। रेप्लिकेशन होती है एस फेज के अंदर, तो अनरेप्लिकेशन कब होती है? मीन ये जो रेप्लिकेशन है ये वाला काम ये एस फेज में होता है, और ये वाला काम कब होता है? मीन ये दोबारा अलग कब होते हैं? तो याद रखिए एना फेज में ये दोबारा से अलग हो जाते हैं। सेल साइकिल में आप पढ़ते हैं ना, एस फेज भी पढ़ते हैं, एना फेज भी पढ़ते हैं। तो जो ये रेप्लिकेशन है, मीन एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स का बन जाना इज कॉल्ड, ये पूरा क्रोमैटिड है, ये पूरा क्रोमैटिड है। ठीक है। अब ये 4 जो लगा रहे हैं ये ध्यान से सुन लें, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम 2 गुब्बारे लेते हैं, ऐसे लंबे लंबे 2 गुब्बारे लेके उनको दरमियान से ऐसे बांध दिया जाए तो लगता है ऐसे जैसे 2 ऊपर हैं 2 नीचे, हालांकि वो होते 2 ही हैं, लंबूतरे। तो इस तरह से आपने इनको 4 नहीं 2 कहना है। ठीक है, 2 क्रोमैटिड्स हैं। तो जो बच्चे 4 कह रहे हैं वो ध्यान से सुन लें, 2 क्रोमैटिड्स हैं, 4 नहीं है, क्योंकि दरमियान से उनको ऐसे बांधा हुआ है, ऐसे लगता है ऊपर और नीचे 2 है, लेकिन ये हाँ। अब मैं यहां पे आपसे पूछता हूं, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आर्म्स? आर्म्स गिने जी, कितनी है? हाँ जी, जल्दी से इसका जवाब दें। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आर्म्स? आर्म्स गिने जी, कितनी है? आर्म्स आपको चैप्टर नंबर 1 में न्यूक्लियस वाले टॉपिक में मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, आर्म्स कितनी है? सिस्टर क्रोमैटिड्स का क्या फंक्शन है? सिस्टर क्रोमैटिड मैंने आपको पहले भी बताया, ये फंक्शन है, एक जैसी इंफॉर्मेशन दोनों सेल में जाए, दोनों सेल्स में इक्वल इंफॉर्मेशन जाना इंसाफ है। ऐसा तो नहीं हो सकता एक इंफॉर्मेशन पहले सेल में चले जाए दूसरे सेल में ना जाए। जब डिवीजन होती है, जब सेल डिवाइड करता है, एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं ना, तो दोनों सेल्स के अंदर एक जैसी मालूमात जानी चाहिए। अगर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स ना बने तो एक जैसी कैसे जाएंगी? फिर तो एक में चली जाएगी ना, दूसरे सेल में कौन जाएगा? सो पहले बनते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ताकि बाद में वो अलग हो जाएं और दोनों सेल्स को एक जैसी इंफॉर्मेशन मिले। तो 2 पी आर्म्स हैं, 2 क्यू आर्म्स हैं, इस सवाल का जवाब बनेगा 4 आर्म्स हैं। ठीक है जी। अब आपके सामने क्रोमैटिड्स का जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया। ये भी क्लियर हो गया ना बच्चों के ये रेप्लिकेशन क्यों करते हैं और कब करते हैं, फिर ये अलग कब होते हैं? रेप्लिकेशन कब करते हैं और अलग कब होते हैं? ठीक है जी। तो रेप्लिकेशन ये बच्चों करते हैं एस फेज के अंदर और अलग ही हो जाते हैं एना फेज के अंदर। अलग क्यों होते हैं? ताकि दोनों सेल्स में एक जैसी मालूमात पहुंचा सके। अब हम देखते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होती है एक जगह, कुछ क्रोमोसोम्स के पास बच्चों सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है। अगर हम इस तरह से इसको समझें, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बनाई मैंने ये वाली, दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और इस कंस्ट्रक्शन को हमने सेंट्रोमेयर का नाम दिया, और दूसरी कंस्ट्रक्शन सम टाइम एक और रीजन पर होती है, उसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं।
यानी एक और क्रोमोसोम के ऊपर एक और इलाका ऐसा होता है जहां से क्रोमोसोम जाके ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, उस इलाके को हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा भी एक जगह ऐसी होती है जहां से क्रोमोसोम क्या होता है जाके, ये तो सेंट्रोमेयर हो गया ना, इसको तो आपने पहचानना है ताकि इसकी बेस पे आप फैसला कर सकें कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कुछ और चीज है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है ये क्रोमोसोम पे एक और जगह से ऐसे इलाका कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है ऐसे जाके, और ये वो इलाका होता है जिसने अपने साथ एक छोटा सा क्रोमोसोम का पीस लगाया हुआ, यानी इस क्रोमोसोम के पीस को बाकी के क्रोमोसोम के पीस से अलग किया होता है। इसको अलग करने वाला जो पार्ट है दैट इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, यानी ऊपर वाले छोटे से क्रोमोसोम के पीस को बाकी के क्रोमोसोम से अलग कर दिया, बीच में क्या आ गया? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो जो ऊपर वाला क्रोमोसोम आपके पास अलग हुआ, इसको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहते हैं, और सैटेलाइट डीएनए का नाम भी देते हैं। तो ये समझ लें आप लोग, ठीक है जी। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या क्या करता है? ये सैटेलाइट क्रोमोसोम को बाकी के क्रोमोसोम के साथ से अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट इज नॉर मीन इट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियोलस होता है ना, आपको पता है क्रोमोसोम्स के अलावा साइड पर न्यूक्लियोलस पड़ा होता है। न्यूक्लियोलस पड़ा होता है जी। अगर मैं आपको सेल बना के थोड़ा सा शो करवाऊं तो ये देखें जी, ये अगर एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस पड़ा होता है, ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पड़ा होता है, ये डार्क स्टेन्ड बॉडी होती है। इस डार्क स्टेन्ड बॉडी को बनाने वाला, इसकी इंफॉर्मेशन रखने वाला जो इलाका क्रोमोसोम्स पे पड़ा होता है, आपको पता है ना, हर चीज की इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम पे है, हर चीज की इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम पे, तमाम एक्टिविटीज की, तमाम ग्रोथ की। तो न्यूक्लियोलस की इंफॉर्मेशन भी कहाँ होती है? क्रोमोसोम पे। तो क्रोमोसोम का वो इलाका जिसके पास न्यूक्लियोलस बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनाइज करने की इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम देते हैं। सो इट इज नॉर। इसका फंक्शन है, ये न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है जी। न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज। तो ये एमसीक्यूज है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर। जल्दी से जो है वो जवाब है। विच एक्ट एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर या ऑर्गेनाइजर ऑफ न्यूक्लियोलस। क्या हर क्रोमोसोम पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है? नहीं बेटे, हर क्रोमोसोम पर नहीं होती है। इसी का मैं आपको फंक्शन समझा देता हूं। जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से सैटेलाइट क्रोमोसोम अलग हो जाता है तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन इट एक्ट एज मार्कर, आइडेंटिफाइंग मार्कर। सैटेलाइट क्रोमोसोम को क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर कौन सा है। मीन तमाम क्रोमोसोम्स के टॉप पे सैटेलाइट क्रोमोसोम नहीं होता, फिर जिसके ऊपर होता है ना, हम फिर ये देखते हैं भाईजान, क्या आपको सैटेलाइट क्रोमोसोम नजर आ रहा है? अच्छा, ये फलाना क्रोमोसोम नंबर है, इसका इतना साइज है, ये फलाना क्रोमोसोम नंबर है। सो हम इसकी बेस पर क्रोमोसोम के नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। आपको पता है ना, ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, मीन टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा ये क्रोमोसोम पड़े हुए हैं सारे बिखरे हुए, इनमें से कौन सा क्रोमोसोम किस नंबर का है? तो हमें सैटेलाइट क्रोमोसोम बताएगा कि मैं फलाना नंबर क्रोमोसोम हूं। ये निशानी है, क्रोमोसोम्स के ऊपर लगी हुई ये निशानी होती है जिसकी बेस पर
हम बता सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, हाँ जी, सीरियसली सॉरी बट माय क्वेश्चन, जी क्या क्वेश्चन है जी आपका, जल्दी से करें। सेंट्रोमेयर प्रेजेंट ओनली एट प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमेयर ही प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम है। ठीक है जी, आर्म्स काउंट नहीं करते हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की। ठीक है, वो क्रोमोसोम्स पूरे की काउंट करते हैं, उससे आर्म्स काउंट नहीं होती। ठीक है जी, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा चीजें जो है आप उनमें ना जाए, क्योंकि ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है लेकिन आपके यूएचएस के सिलेबस में है। तो आपके पास जब इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस, और इसके अलावा आपके पास कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ना ही इनमें से कोई इस तरह के मुश्किल एमसीक्यूज आते हैं। सर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ तो सेकेंडरी, बेटे सेपरेट नहीं होता, उससे भी सेपरेट नहीं होता, बस पार्ट्स अलग हो जाते हैं। पार्ट्स प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से भी तो पार्ट्स बन जाते हैं ना, पी आर्म और क्यू आर्म, सेपरेशन तो होगी। यहाँ अलैदगी वो जो आप समझ रहे हैं वो वाली अलैदगी नहीं होती। आइडेंटिफाइंग मार्कर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफाइंग का मतलब पहचानना। अगर सब एक जैसे हैं तो आप उनको पहचानेंगे कैसे? आपको बताया जाता है बचपन में कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, क्रोमोसोम का नंबर पहचानने के लिए जो है वो आप इसको यूज करते हैं। तो ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी, आप डिटेल में ना जाएं। ठीक है, चलें जी। तो आइडेंटिफाइंग मार्कर सिंपल से मैंने आपको ये बताया कि हम पहचानते हैं। देखें ये अब 3 मार्कर हैं, अब ये 3 मार्कर हैं। ठीक है, तो अब आपको नहीं पता कि इनमें से मार्कर नंबर 1 कौन सा, मार्कर नंबर 2 कौन सा, मार्कर नंबर 3 कौन सा, नहीं ना पता आपको। इसी तरह ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, आपको नहीं पता कि कौन सा क्रोमोसोम नंबर 1 है, कौन सा क्रोमोसोम नंबर 2 है, कौन सा क्रोमोसोम नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और आप जानते हैं कि हर क्रोमोसोम पे अपनी अपनी जीन्स हैं, हर क्रोमोसोम का अपना अपना फंक्शन है। सो आप कैसे बताएंगे कि ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, ये 4 है? फिर आप सैटेलाइट क्रोमोसोम की बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे। सो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, अब देखें ना ये 3 है, अब मुझे तो नहीं पता कौन सा है, तो मिक्स हो गया सारे, देखें ये मिक्स हो गए। लेकिन देखें ये नाम लिखा हुआ है, ये फलाने सर का मार्कर है, ये मेरा मार्कर है, और ये पता नहीं ये नाम जो है ना मिट गया, ये किसी का मार्कर है। सो अब आप निशानी लगाएंगे, अल्लाह ताला ने नेचुरली क्रोमोसोम्स के ऊपर निशानियां लगाई हुई हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हम उसकी बेस पर ये बताते हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर कौन सा है। ठीक है, सिर्फ ये बताते हैं। बाकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का फंक्शन एमसीक्यू में याद रखना है कि वो न्यूक्लियोलस के लिए ऑर्गेनाइजर का काम करता है। न्यूक्लियोलस को बनाने की इंफॉर्मेशन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पास होती है, सो वो आपने याद करना है। अब ये जो क्रोमोसोम्स की शक्ल आपके पास आएगी, क्रोमोसोम की शक्ल आपके पास आएगी कि क्रोमोसोम नंबर 1 ऐसा है, 2 ऐसा है, 3 ऐसा है, 4 ऐसा है, ये इतना लंबा है, ये इतना छोटा है, इसमें प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। इस पूरी शक्ल को, इस पूरी अरेंजमेंट को हम कैरियोटाइप का नाम देंगे। कैरियोटाइप, कैरियो मीन न्यूक्लियस, टाइप मीन टाइप, यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद सारे क्रोमोसोम की टाइप है। ये पेज नंबर 1 2 3 पे बनी हुई है, ह्यूमन के सारे क्रोमोसोम बिखरे पड़े हैं अरेंज करके, तो वो कंप्लीट अरेंजमेंट होती है जो क्रोमोसोम की, वो कैरियोटाइप होती है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि जो सेंट्रोमेयर है ये हमेशा दरमियान में ही होता है क्या? हमने कहा जी क्रोमोसोम क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर होता है वो 2 काम करता है। एक तो वो काम ये करता है कि वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को भी जोड़ता है, और ये क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर्स को भी यहां पर आके जोड़ता है, और इससे पी और क्यू आर्म अलग अलग भी हो जाती है, ऊपर वाली पी नीचे वाली क्यू। लेकिन क्या ये हमेशा दरमियान में होता? नहीं, ये दरमियान में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और बिल्कुल कॉर्नर पर भी हो सकता है। ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन दरमियान में भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, और टॉप पे भी हो सकती है। इस बेस पे 4 क्रोमोसोम की टाइप्स बन जाएंगी अगर आप लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स को जो है वो ऊपर नीचे करें। अगर क्रोमोसोम्स के टॉप पे सेंट्रोमेयर पड़ा हुआ हो, इस जगह पे पड़ा हुआ हो, बल्कि इसको रहने दें, इसको इधर ही रहने दें, यहां पे बना देते हैं,
अगर यहाँ पे क्रोमोसोम पड़ा हो, इधर सेंट्रोमेयर हो, टॉप पे कॉर्नर पे टीलोमीन कॉर्नर, तो इस क्रोमोसोम को हम टीलोसेंट्रिक का नाम देते हैं। उसके बाद अगर ये क्रोमोसोम के टॉप से थोड़ा सा नीचे हो, थोड़ा सा नीचे इस जगह पर हो, तो इसको हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, नियर द कॉर्नर, नियर द कॉर्नर। और अगर ये सेंटर के करीब हो, सेंटर के करीब हो, तो इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है कि ये सेंटर के करीब है, ये देखें सेंटर के करीब है। और अगर बिल्कुल इधर इस सेंटर के करीब वाले की ना दो शक्लें बनती हैं, एक शक्ल आई बनती है और एक ये वाली शक्ल बनती है, ये वाली, ये सेंट्रोमेयर है इसका, ये वाला, ठीक है। तो ये सेंटर के करीब है, इसकी दो शक्लें मैंने आपके सामने बनाई, एक को हम आई शक्ल का नाम देते हैं और एक को हम जे शक्ल का नाम देते हैं। ये आई है और ये वाली जो है ना ये जे शक्ल है, उल्टा जे बना हुआ है ये, ठीक है जी, उल्टा जे बना हुआ है। उसके बाद आखिरी जो होती है टाइप, दैट इज मेटा सेंट्रिक, उसमें क्रोमोसोम जो होता है वो दरमियान में मौजूद होता है, दरमियान में मौजूद होता है। और इसकी दो शक्लें बन सकती हैं, आई शक्ल भी बन सकती है और उसके अलावा इसकी वी शक्ल, उल्टे वी की शक्ल भी बन सकती है। ये इसका क्या जी, सेंट्रोमेयर है या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। सो आई शक्ल और वी शक्ल इसमें एग्जिस्ट करती है मेटा सेंट्रिक। तो इसमें से बहुत अजीबोगरीब से एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो एक एमसीक्यूज मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ, आपने इसका जवाब लिखना है, which of the following shapes occur in metacentric chromosome? नंबर एक, ओनली आई एंड जे, सी आपके पास होगा जे एंड वी, और डी आपके पास होगा आई एंड वी। हाँ जी, इस क्रोमोसोम को, इस एमसीक्यू को सॉल्व करें और इससे रिलेटेड सारी एमसीक्यू जो है ना वो इसकी टाइप्स में से पूछे जा सकते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व कर लें। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स अकर इन मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम? ओनली आई एंड जे एंड वी, आई एंड वी। वेरी गुड, कौन सी जी? देखा, गलत हो गया ना, आई एंड जे नहीं है, आई एंड वी। जो जे है वो सब मेटासेंट्रिक के अंदर है, आई एंड जे सब मेटासेंट्रिक में है, और ए एंड वी जो है ना ये मेटासेंट्रिक में है। तो समझ ले, आई और जे किस में है? सब मेटा में, और आई और वी किस में है? मेटा में। ओनली आई टीलो में है और एक्रोसेंट्रिक में है। ओनली आई किस में है? टीलो में है और एक्रोसेंट्रिक में है। सो वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर आई और एंड वी दिया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका टीलोमेयर। व्हाट आर टीलोमेयर्स? व्हाट आर टीलोमेयर्स? टीलोमेयर्स का कॉन्सेप्ट आपकी एफएससी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी सी हो सकता है मुश्किलात का सामना हो, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपको आसान करके टीलोमेयर समझा दें। ठीक है जी। टीलो का मतलब है बच्चों कॉर्नर, एंड। टीलो का मतलब किनारा होता है, एंड होता है। तो क्रोमोसोम के किनारे पे, क्रोमोसोम के किनारे पे, इस किनारे पे इधर, और इस किनारे पे जो एंड्स होते हैं ना स्पेसिफिक, इनको हम टीलोमेयर्स कहते हैं। इन टीलोमेयर्स की स्पेसिफिक चीज क्या है? दे आर नॉन कोडिंग, दे आर नॉन कोडिंग। इनके अंदर कोई खुफिया मालूमात या खुफिया इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये नॉन कोडिंग होते हैं। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर रेपिटेशन होती है, रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं। स्पेलिंग ठीक है जी रेपिटेटिव के? ओ यार, रिपीट, हाँ जी अब ठीक है। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं और ये किसी भी इंफॉर्मेशन को कोड नहीं रखते, मीन इनके अंदर जीन्स वगैरह नहीं होती।
फिर ये क्यों मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स के किनारों पर ये टीलोमर क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? इनका फंक्शन नोट कर लें। इनके दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है वो समझने के लिए आपको मैं थोड़ी सी सेल साइकिल की जो है ना जी टीलोमर यूएचएस के सिलेबस में है। टीलोमेयर जो है ना ये यूएचएस के सिलेबस में शामिल है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। इसको समझने से पहले मैं आपको ना एक सेल डिवीजन समझाता हूं। ये अगर एक सेल है और ये इसका क्रोमोसोम है, जब ये डिवाइड होगा ना बच्चों, जब ये डिवाइड होगा, डिवाइड होने से पहले इस क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन के वक्त क्रोमोसोम का जो किनारा होता है ना वो कंप्लीटली रेप्लिकेट नहीं कर पाता अच्छी तरह। कंप्लीटली रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाता जी? क्योंकि जो आखिर वाला स्ट्रैंड होता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का, जो लैगिंग स्ट्रैंड पर होता है वो रेप्लिकेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हर रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम लॉस हो जाता है। कॉर्नर से क्रोमोसोम लॉस हो जाता है। ये एक फैक्ट है। ये क्या है जी? फैक्ट है कि हर सेल डिवीजन के बाद स्टूडेंट्स कॉर्नर से क्रोमोसोम लॉस होता है। तो ये एक सेल डिवीजन है। इसमें अगर आपके सामने ये एक क्रोमोसोम है, इसमें टीलोमेयर देखें कितनी ज्यादा, टीलोमेयर देखें कितने, एक सेल डिवीजन के बाद टीलोमेयर थोड़े से रह जाएंगे, देखिए उससे कम है ना। अगली सेल डिवीजन के बाद टीलोमेयर और कम हो जाएंगे, अगली सेल डिवीजन के बाद टीलोमेयर सबसे कम। यानी हर सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम का जो किनारा है वो लॉस होता जाता है, लॉस होता जाता है। क्रोमोसोम का जो किनारा, ये एक फैक्ट है, ये नेचुरल फैक्ट है कि जो किनारे वाला पार्ट है क्रोमोसोम का, जो डीएनए है वो अच्छी तरह रेप्लिकेट नहीं हो पाता। उसमें जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस बेचारे को 3 प्राइम एंड नहीं मिलता रेप्लिकेट होने के लिए, जिसकी वजह से आखिरी वाला पीस रह जाता है, उसकी रेप्लिकेशन नहीं हो पाती। जब रेप्लिकेशन नहीं हो पाती तो डीएनए थोड़ा हो जाता है। हर डिवीजन के बाद जो है डीएनए की अमाउंट थोड़ी हो जाती है। अब अगर अल्लाह ने यहाँ पे टीलोमेयर ना रखे होते तो क्या होता? तो हर डिवीजन के बाद डीएनए लॉस होता। डीएनए लॉस होने की वजह से जीन्स लॉस हो जाती, जीन्स लॉस हो जाती। सो अल्लाह ने किनारे पे ऐसा टुकड़ा रख दिया जिसमें जीन्स नहीं है, ताकि वो लॉस हो जाए, जीन्स ना लॉस हो। जीन इसके नीचे इस इलाके में होती है, जीन यहां पर होंगी। सो अगर टीलोमेयर के इलाके टूटते भी हैं, लॉस होते भी हैं, जीन बच जाती है हमारी, जीन्स जो है ना ये बच जाती है। देखिए ये टीलोमेयर कम होता जा रहा है लेकिन जीन्स कम नहीं हो रही, डीएनए डैमेज नहीं हो रहा, जीन्स कम नहीं हो रही। और जब टीलोमेयर खत्म हो जाते हैं, जीन्स कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर सेल मर जाता है और इंसान की भी डेथ हो जाती है। सो टीलोमेयर्स का फंक्शन सबसे पहला क्या है? इट प्रिवेंट्स जीन लॉस। ये जीन के लॉस से बचाता है, खुद जाया हो जाता है। टीलोमेयर किनारे से कटते चले जाएंगे, किनारे से कटते चले जाएंगे तो जीन्स नहीं कटेंगे क्योंकि जीन्स पीछे हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, ये देखें, ये देखें, ये धागा है डीएनए का एक लंबा सा, इस धागे के ऊपर आपको पता है ना जीन्स होती हैं, इस धागे के ऊपर जीन्स होती हैं। इसका जो किनारा है, इस किनारे के ऊपर जीन्स नहीं है, ठीक है। आप जब सेल डिवाइड करते हैं तो इसका किनारा थोड़ा सा लॉस हो जाता है, किनारा लॉस, जीन्स किनारे पे नहीं है, जीन थोड़ी दूर है। जिस हिस्से पे जीन्स नहीं होती वो हिस्सा टीलोमेयर कहलाता है। टीलोमेयर नहीं है, कॉर्नर पे है। अगर यहाँ पे जीन्स होती और वो लॉस हो जाती तो सेल मर जाते, सेल मरने से बहुत नुकसान होता। सो ये जीन्स लॉस होने से बचा रहा है। ओके हो गया। उसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये क्रोमोसोम्स को आपस में जुड़ने से बचाता है। क्रोमोसोम्स को अटैच, क्योंकि 46 क्रोमोसोम अलग अलग रहे, एक दूसरे के साथ अटैच ना हो, सो ये सेपरेट रखता है। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इसकी वजह से होती है। क्रोमोसोम सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। सो ये अल्लाह का बहुत ही
खूबसूरत मैकेनिज्म है कि अल्लाह ने हमारे डीएनए के कॉर्नर पे ऐसा धागा रखा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, बल्कि उसका इतना बड़ा फायदा है कि वो लॉस हो जाएगा, जीन्स लॉस नहीं होगी। जब ये मुकम्मल टीलोमेयर लॉस हो जाता है तो फिर जीन्स लॉस होना शुरू हो जाती है। जब डीएनए डैमेज होना शुरू होता है तो सेल की डेथ हो जाती है, सेल की डेथ। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनकी डेथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है वो गैमीट्स की हैं या जर्म लाइन सेल्स की हैं। जर्म लाइन सेल्स, जर्म लाइन सेल्स के अंदर अल्लाह ने एक प्यारा सा मैकेनिज्म ये रखा हुआ है कि उनके अंदर एक एंजाइम होता है टीलोमरेज, टीलोमरेज जो दोबारा से टीलोमेयर बिल्ड कर देता है। छोटा सा हिस्सा डीएनए का लॉस हुआ, टीलोमरेज ने फिर से बना दिया। इसलिए जर्मलाइन सेल्स जो है ना वो अगली डिवीजन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कॉन्टिन्यूअसली स्पर्म सेल्स बनाते रहते हैं, एग सेल बनाते रहते हैं। अगर उनकी जीन्स लॉस होती ना तो जो बाद में बनने वाले स्पर्म सेल्स हैं तो उनके अंदर डीएनए कम हो जाता। सो जर्म लाइन सेल्स ने कॉन्टिन्यूअसली स्पर्म और एग सेल बनाने होते हैं, स्पर्म बनाने होते हैं पूरी जिंदगी तक और एग बनाने होते हैं लिमिटेड टाइम तक। सो बनाते चले जाना है। इसलिए जर्मलाइन सेल के क्रोमोसोम्स में टीलोमर्स कटने नहीं चाहिए। तो जो टीलोमेयर कटता है, टीलोमरेज दोबारा से टीलोमेयर बिल्ड कर देता है, बिल्ड अप टीलोमेयर। जो टीलोमर कटा कॉर्नर से, टीलोमरेज ने फिर से बिल्ड कर दिया। ये एक एंजाइम है। ये क्या एंजाइम, और ये किस तरह के सेल्स में होता है? जर्मलाइन सेल्स में। हमारे आम सेल्स के अंदर बच्चों टीलोमरेज नहीं होता। जैसे सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल नॉर्मल बॉडी के सेल्स वो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद मर जाते हैं, स्पेसिफिक लिमिट के बाद हमारे नॉर्मल सेल मर जाते हैं। लेकिन जर्मलाइन सेल्स कॉन्टिन्यूअसली स्पर्म्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि टीलोमेयर जो क्रोमोसोम के किनारे होते हैं, डीएनए के किनारे होते हैं, वो किनारे कटते हैं ना, कटते जरूर है, लॉस होते हैं, लेकिन जर्मलाइन ने चूंकि कॉन्टिन्यूअसली स्पर्म बनाने होते हैं, सो टीलोमेरेज एंजाइम उनके टीलोमेयर्स को दोबारा से बिल्डअप करता चला जाता है ताकि उसको नुकसान ना हो। जिनके अंदर बच्चों, जिनके अंदर टीलोमेरेज एंजाइम नहीं होता, उनके टीलोमेयर खत्म होते चले जाते हैं और एक वक्त आता है कि उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम के बारे में मैं बता देता हूं। टीलोमेयर टोटल कब लॉस होता है? जब टीलोमेयर टोटल लॉस होता है तो डेथ हो जाती है। ठीक है, जब सेल की डेथ हो जाती है ना तब टीलोमेयर लॉस हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि सेल्स एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मर जाते हैं, तो वो क्यों मरते हैं बच्चों? आपको पता है ना, सेल्स की डेथ जो होती है ना वो टीलोमेयर्स पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे टीलोमेयर खत्म हुए, डीएनए डैमेज होना शुरू हुआ, वे सेल मर जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कैरियोटाइप का फंक्शन क्या है? कैरियोटाइप से हमें ये पता चलता है कि क्रोमोसोम पूरे भी हैं कि नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। अच्छा जी, और क्या आपने क्वेश्चन पूछा है? क्रोमोसोम की सेपरेशन, 46 क्रोमोसोम एक दूसरे के अंदर पड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, तो उनको अलग रखते हैं ताकि उनमें मिक्सिंग ना हो। ठीक है सर, रीजन क्या होती है टीलोमरेज खत्म होने की? अगर रीजन देखना चाहते हैं तो सुन लें। अगर आपके पास डीएनए के दो स्ट्रैंड है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसके ऊपर जो नया डीएनए बनता है ना वो तो बनता चला जाता है। ये नया डीएनए, ये लीडिंग स्ट्रैंड का डीएनए ये बन रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड तक बनता है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रैंड होता है, आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा, ये टुकड़ों की शक्ल में बनता है, इतने टुकड़े इतने टुकड़े इतने टुकड़े, इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। इसमें जो लास्ट वाला ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है वो नहीं बन पाता, क्योंकि उसने इधर से बनना होता है, उसको कोई जगह ही नहीं मिलती बनने की। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं और इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये आखिरी जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये नहीं बन पाता,
उल्टी डायरेक्शन में बन रहे होते हैं ना, इसको मैं रेप्लिकेशन में आपको समझाऊंगा डिटेल के साथ। सो आखिरी वाला ओकाज़की फ्रेगमेंट नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ये इतना छोटा हो गया। अगली रेप्लिकेशन में ये और छोटा हो जाएगा, अगली रेप्लिकेशन में ये और छोटा हो जाएगा। आखिरी वाला जो ओकाज़की फ्रेगमेंट है वो नहीं बन पाता। ये रेप्लिकेशन में आपको इंशाल्लाह डिटेल से मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलें जी। इसके अलावा आपको मैं टीलोमेयर को एजिंग के साथ भी मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं। एजिंग जो होती है, बूढ़ा होना, वो इसलिए होता है बूढ़ा कि जब बार बार टीलोमेयर जो है वो कम होते चले जाते हैं, तो फिर इंसान भी या इंडिविजुअल बूढ़ा हो रहा होता है। जब टीलोमेयर दोबारा रीबिल्ड हो जाते हैं तो फिर जो है ना या टीलोमेयर जितनी आहिस्ता से कम होंगे उतनी देर में बूढ़ा होता है। तो आपको कहते हैं ना, एक्सरसाइज करें, अच्छी चीजें खाएं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। बेसिकली ये काम करने से टीलोमेयर जल्दी खत्म नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता लॉस होते हैं। तो फिर देर तक जो है ना इंसान जिंदा रहता है। ये साइंटिफिक नॉलेजेस हैं, ठीक है, जो आपको मैंने बताई। जब तक टीलोमेयर दोबारा बनते रहेंगे सेल जिंदा रहता है। ये एग्जांपल हमें जर्म लाइन सेल में मिलती है। और टीलोमेयर खत्म क्यों होता है? आखिरी ओकाज़की फ्रेगमेंट नहीं बन पाता, आखिरी ओकाज़की फ्रेगमेंट नहीं बन पाता है। चलें जी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको दूं, टीलोमरेज की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, टीलोमरेज की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, हाई एक्टिविटी होती है कैंसर सेल्स के अंदर। आपको याद है ना, कैंसर सेल के अंदर सेल बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं, मरते ही कोई नहीं, अब बनते रहे, बन रहे हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, वो क्यों होती है? वहां पे टीलोमरेज की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो टीलोमेयर लॉस होने ही नहीं देता। ये एंजाइम, इसका काम है टीलोमेयर दोबारा बना देना। तो कैंसर सेल्स के अंदर टीलोमर्स कम होते ही नहीं है, इसलिए कैंसर सेल्स जो है वो रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, और एक जगह नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर फैल जाते हैं। इसका मतलब उनके अंदर कुछ ज्यादा ही जिंदगी आ जाती है। तो वो कैंसर जो है उसके अंदर भी अगर साइंटिफिक रीजन देखें तो टीलोमरेज एक्टिविटी क्या हुई होती है? हाई होती है। नॉर्मल सेल के अंदर चूंकि टीलोमरेज इनएक्टिव होता है, तो उसमें कैंसर नहीं होता। ये लिख लें, टीलोमरेज एंजाइम इनएक्टिव, इनएक्टिव होता है तो नॉर्मल सेल होता है। और जब टीलोमरेज एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, हाईली एक्टिव हो जाए, हाईली एक्टिव हो जाए, तो वो कैंसर सेल बना देता है, जिसमें बहुत ज्यादा तेजी से डिवीजन्स शुरू हो जाती है। सो टीलोमरेज जो है ये एंजाइम है, ठीक है जी। सर टीलोमेयर जर्म सेल की उसमें जीन होते हैं, नहीं, वो टीलोमेयर से पीछे जीन शुरू होंगे ना, टीलोमेयर्स को लॉस ही नहीं होना, जीन तक तो बात जानी नहीं चाहिए, जीन तक तो बात जाने ही नहीं चाहिए। जीन तक बात चलेगी तो काम खराब हो जाएगा। जीन तक पहुंचने से पहले पहले ही टीलोमेयर संभाल रहा है, खुद ही लॉस होता है, बिल्ड हो जाता है, लॉस होता है, बिल्ड होता है, किनारे पे मौजूद है, जीन तक नहीं पहुंचने दे रहा। टीलोमरेज कम कैसे होगा? टीलोमरेज कम करने के लिए एक्सरसाइज करें बच्चों, ठीक है। चलें जी, क्रोमोसोम्स के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। क्रोमोसोम का बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में कि जीन्स क्या होती हैं। तो आज का लास्ट टॉपिक डीएनए के ऊपर मौजूद जीन्स, जीन्स एज ए हेरिडिटी मटेरियल। जीन कहाँ होती है? जीन को ढूंढते हैं भाई, जीन ढूंढने के लिए हमें क्रोमोसोम खोलना पड़ेगा। जीन ढूंढने के लिए इसका लेवल कब हाई होता है? इसका लेवल जब म्यूटेशंस वगैरह होती है ना टीलोमरेज एंजाइम्स की जीन में, तब इसका लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। जब आपने देखा है ना कार्सिनोजेनिक मटेरियल आ जाते हैं, रेडिएशंस आ जाती हैं, या कोई और ऐसे म्यूटेजेंस होते हैं जो टीलोमरेज एंजाइम के लेवल को हाई कर देते हैं, तो फिर कैंसर हो जाता है। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी टीलोमरेज पे इतनी लंबी चौड़ी डिटेल है, फायदा कोई नहीं, आपके स्कोप से बहुत बाहर चला जाएगा। जर्म सेल्स को ज्यादा खतरा है क्या? नहीं 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 नहीं, जर्म सेल्स एक अलग चीज है, वे रिजेम्बलेंस है। जिस तरह जर्म सेल ने बहुत ज्यादा स्पर्म बनाने होते हैं ना, इस तरह कैंसर भी बहुत ज्यादा सेल्स बना रहा होता है, वो रिजेम्बलेंस है। फर्क ये है कि स्पर्म सेल नॉर्मल है और कैंसर सेल एबनॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो है ना, चले क्रोमोसोम पर आ जाए। क्रोमोसोम के अंदर अब हमने आखिर में जीन ढूंढनी है। जीन ढूंढने के लिए मैं आपको बताऊं, क्रोमोसोम दो चीजों पे मुश्तमिल होता है बच्चों।
क्रोमोसोम के अंदर एक होता है जी डीएनए और एक होता है प्रोटीन। डीएनए 40% होता है और 60% प्रोटीन होती है। डीएनए का जो धागा होता है ना बच्चों, इतना लंबा होता है, इतना लंबा होता है, एक क्रोमोसोम का डीएनए का धागा 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। 5 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि आप उसको पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर। लेकिन इतना लंबा डीएनए किस तरह एक क्रोमोसोम के अंदर फिट हो गया जो न्यूक्लियस में है, और एक नहीं बल्कि 46 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, और 46 क्रोमोसोम न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस भी नजर नहीं आ रहा, सेल भी नजर नहीं आ रहा, जबकि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद, क्रोमोसोम के अंदर मौजूद डीएनए की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इतना लंबा धागा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा प्यारा वर्ड है सुपर कॉइल। जब हम इतने से हिस्से को ये देखें, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये बहुत ही ज्यादा सुपर कॉइलिंग, ये बहुत गहरी सुपर कॉइलिंग है जो कि आपको इस धागे की मिलेगी। अगर मैं इतना सा पोर्शन बड़ा करूं, इस पोर्शन को बड़ा करके हम देखते हैं तो इस तरह से आपको सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलता है। ये एक सुपर कॉइल है। ये क्या है जी? एक सुपर कॉइल है। और इस सुपर कॉइल को अगर हम इस तरह से देखें तो मजीद इसके अंदर आपको कॉइलिंग मिलेगी। ये एक सुपर कॉइल है। 5 सेंटीमीटर लंबा धागा डीएनए का क्रोमोसोम के अंदर मैं फिट करने लगा हूं। फिट करने के लिए उसको खोलेंगे, ठीक है। ये एक सुपर कॉइल आपको मिल गई है क्रोमोसोम की। इस सुपर कॉइल के इतने से हिस्से को मजीद बड़ा करके मैं देखने लगा हूं। इतने से हिस्से को तो आपको इस तरह से क्रोमैटिन धागे मिलेंगे। इस तरह से आपको क्रोमैटिन धागे मिलेंगे, क्रोमैटिन का धागे। ये सुपर कॉइल है बच्चों। ये क्या है जी? ये सुपर कॉइल है। और ये क्या है जी? ये क्रोमैटिन के धागे हैं। ये क्रोमैटिन के, इस क्रोमैटिन के धागे को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं, जैसे आपकी बुक में है, तो ये इस तरह से एक धागा है, ठीक है जी। ये एक धागा है, क्रोमैटिन का फाइबर है। ये क्रोमैटिन का फाइबर है। इस क्रोमैटिन के फाइबर को जब हम मजीद खोलेंगे, इस क्रोमैटिन के फाइबर के इतने से पार्ट को जब हम मजीद खोल के देखेंगे तो हमें डीएनए का स्ट्रक्चर भी नजर आएगा, धागा नजर आएगा, और हमें नजर आएगा डीएनए 8 प्रोटीन के गिर्द रैप कर रहा है। यानी हमें प्रोटीन भी जो है वो नजर आएंगी। 4 सामने और 4 इसकी बैक साइड पर, ऐसे 8 हैं टोटल ये, ठीक है। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और उनके गिर्द जो है ना वो डीएनए कॉइल करता है, और स्ट्रक्चर बना देता है, जिस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियोहिस्टोन कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर बनने के लिए इनकी अट्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो अट्रैक्शन के लिए डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह इसके अंदर मौजूद बेसिक अमाइनो एसिड है और इसका नाम हिस्टोन प्रोटीन है, जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं जी? लाइसीन और आर्जिनिन। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज हो गई। 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक बॉल बनता है। उस बॉल के गिर्द डीएनए का धागा लिपटा हुआ होता है और फिर थोड़ी देर के बाद जाकर फिर वो 8 प्रोटीन के गिर्द जो है ना वो धागा लिपटता है। मैं 1 2 3 4 5 6 और 4 इसके पीछे हैं। बेसिकली 8 प्रोटीन के गिर्द फिर से ये धागा लिपटेगा, एक और न्यूक्लियोसोम बनेगा। लेंथ कितनी है जिसके बाद ये नया न्यूक्लियोसोम बनता है? ये वाला जो डीएनए होता है इसको हम स्पेसर या लिंकर डीएनए कहते हैं। स्पेसर या लिंकर डीएनए। और इसकी लेंथ आपकी बुक में लिखी हुई है 200 न्यूक्लियोटाइड। मीन हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद डीएनए 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द कॉइल करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए समझना। इसको स्पेसर डीएनए मीन ये दो न्यूक्लियोसोम्स को लिंक कर रहा है, एक न्यूक्लियोसोम दूसरा न्यूक्लियोसोम, और इसके अंदर 8 प्रोटीन पड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 6, और उसके गिर्द डीएनए का धागा लिपटा हुआ है। जब हम डीएनए के धागे को लंबा खोल के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डीएनए एक नहीं बल्कि 2 धागे हैं। एक नहीं बल्कि 2 धागे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर में, ये लास्ट है, जब आखिर में देखते हैं
इसके अंदर भी 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। जब हम डीएनए के धागे को देखते हैं बड़ा करके तो हमें पता चलता है कि ये एक नहीं बल्कि 2 धागे हैं जो एंटी पैरेलल एक दूसरे के गिर्द ट्विस्ट हो रहे हैं, और इस डीएनए के ऊपर आपको क्या मिलती है, जीन मिलती है। ये जीन है, इसके गिर्द इसके ऊपर और जीन्स भी होंगी, ये जीन नंबर 2 है। इसी तरह इस डीएनए के ऊपर आपको जीन्स मिलेंगी। ठीक है जी। तो जीन्स कहाँ ढूंढी हमने, हम क्रोमोसोम में गए, सुपर कॉइल निकाली, सुपर कॉइल को खोला, क्रोमैटिन निकाला, उसके एक फाइबर को खोला, न्यूक्लियोसोम निकाले, न्यूक्लियोसोम को खोला, डीएनए का धागा निकाला, देखा तो डीएनए के धागे में एक नहीं बल्कि 2 धागे हैं, डबल स्ट्रैंडेड है, उसके ऊपर हमें जो है ना वो जीन मिलती है। और ये चूंकि पूरे डीएनए पे इस तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद मौजूद है, सो यही जीन्स जो है ना वो तमाम फंक्शंस को, एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही होती हैं। जब क्रोमोसोम अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं तो ये जीन्स भी मुंतकिल होती हैं, और ये जीन्स हेरिडिटी इनहेरिटेंस में अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर जिसमें मैंने आपको क्रोमोसोम से लेकर जीन्स तक सारी चीजें जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन की हैं। सो ये यूएचएस के यूनिट नंबर 3 के पहले 2 टॉपिक्स क्लियर हुए। कल आप लोगों ने सारी वर्कशीट्स को इकट्ठा कर लेना, मैं इंशाल्लाह वो डिटेल से डिस्कस करूंगा। टेस्ट मैंने इसका सरप्राइज सैटरडे को ही ले लिया था, वही एमसीक्यूज आप दोबारा से सॉल्व कर लें। अल्लाह हाफिज।